नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीत एजुकेशन पॉइंट में। देखिए मित्रों, इस वीडियो में अपन बात करते हैं आज जो सेकंड ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट के अंदर जो जीके का पेपर हुआ था। फर्स्ट पेपर आपको पता होगा जो कॉमन होता है सभी स्टूडेंट्स के लिए, हालांकि अलग अलग ग्रुप के लिए ये होते हैं। तो ये ग्रुप बी का पेपर है, 2023 में ये एग्ज़ाम हुआ था। आप देख सकते हैं यहाँ पे संस्कृत डिपार्टमेंट के अंतर्गत जीके का पेपर है सेकंड ग्रेड। और ये आने वाली जो एग्ज़ाम है सेकंड ग्रेड का, आपको पता होगा सितंबर में इसका एग्ज़ाम होने वाला है सेकंड ग्रेड की। तो उसमें इस पेपर में से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो वापस रिपीट होंगे। तो आप इस पेपर को देखिए, और अभी तक आप मित्रों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना। तो करते हैं शुरुआत वीडियो की मित्रों। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना, शेयर भी कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना। इस चैनल पर आपको सभी जो पेपर हैं वो देखने को मिलेंगे। सेकंड ग्रेड के जितने भी पेपर हुए हैं उसका मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें आपको धीरे धीरे मैं सभी पेपर करवाने की कोशिश करूंगा, तो आप लोग चैनल से जुड़ सकते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन। 1857 की क्रांति के समय किस पॉलिटिकल एजेंट का सिर काटकर है जो आउवा के किले के दरवाजे पर लटका दिया था? तो इसका आंसर क्या होगा यहाँ पे? मैकमोसन का जो सिर है वो काट करके है जो आउवा के किले पर लटका दिया था यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से 1923 में बंद किए गए किस समाचार पत्र को तरुण राजस्थान के नाम से पुनः प्रकाशित किया गया? तो ये किस नाम से प्रकाशित किया गया? ये किया गया यहाँ पे आप देख सकते हैं नवीन राजस्थान के नाम से वापस है जो इसको शुरू किया गया। आगे देखते हैं। मोतीलाल तेजावत ठिकाने में कामदार थे, तो ये कौन से ठिकाने में थे मोतीलाल तेजावत? तो ये झाड़ोल जो ठिकाना है उसमें है जो ये झाड़ोल उदयपुर, वहाँ के ठिकाने में कामदार थे ये मोतीलाल तेजावत, जो कि भीलों के मसीहा माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा नेता माउंट आबू के राजस्थान में विलय से संबंधित है? तो कौन है यहाँ पे? गोकुल भाई भट्ट को है जो श्रेय दिया जाता है माउंट आबू को राजस्थान में मिलाने से संबंधित, और इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा था राजस्थान के एकीकरण में। अगला देखते हैं। लोक देवता कलाजी राठौड़ के समकालीन मेवाड़ का शासक कौन था? तो मेवाड़ का शासक कौन था? उदय सिंह था। कौन? उदय सिंह है जो मेवाड़ के शासक थे। कलाजी राठौड़ है उस समय। अगला देखते हैं। निम्न में से किसने जयपुर में नाथों का प्रभाव समाप्त कर रामानंदी भक्ति परंपरा स्थापित की? तो कौन थे ये? पहारी स्वामी है जो इन्होंने रामानंदी भक्ति परंपरा है जो स्थापित की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर अवस्थित है? जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग है जो किस पहाड़ी पर है? तो ये चिड़ियाटूक पहाड़ी पर स्थित है। कौन सी? चिड़ियाटूक पहाड़ी है उस पर स्थित है मेहरानगढ़ दुर्ग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। घाणेराव, रिया, भिनाय, जूनिया आदि ठिकाना कला संबंधित हैं, तो ये किससे संबंधित हैं? मारवाड़ स्कूल चित्रशैली से संबंधित है। ये घाणेराव, रिया, भिनाय, जूनिया आदि है जो ये मारवाड़ स्कूल चित्रशैली से संबंधित है। अगला देखते हैं। अनोटा, जरा और पोलरा शरीर के किस भाग के आभूषण हैं? तो ये हो जाएंगे आपके पैर के आभूषण हैं ये अनवट, अनोरा, जरा, पोलरा। ये राजस्थान के किस संप्रदाय में पुरुषों द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है? तो अग्नि नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? तो जसनाती जो सिद्ध हैं उनके द्वारा है जो ये अग्नि नृत्य किया जाता है। आपको पता होगा कतरियासर बीकानेर का ये प्रसिद्ध है जसनाती संप्रदाय। जसनाथ जी का मेला लगता है यहाँ पे, और जो धधकते हुए अंगारे हैं उन पर जो नृत्य है ये किया जाता है जसनाती सिद्ध पुरुषों के द्वारा। अगला देखते हैं। कुवलयमाला नामक कथा संग्रह में कितनी देसी भाषाओं का उल्लेख है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी है?
18 भाषाओं का उल्लेख है। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो इसमें आप देख सकते हैं सुमेलित कौन सा है, तो ये हो जाएगा बोल भारमली, ये सत्य प्रकाश जोशी की रचना है। अगला है यहाँ पे, राजस्थान के निम्नलिखित प्रजामंडलों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे इसकी स्थापना के अनुसार इनका सही कालानुक्रम बताना है अपने को। तो सबसे पहले कौन से प्रजामंडल की स्थापना हुई थी? तो ये यहाँ पे बिल्कुल सुमेलित ही दिया हुआ है। मारवाड़ की हुई थी, फिर मेवाड़ की हुई, फिर बांसवाड़ा की हुई, सबसे लास्ट में बांसवाड़ा की है जो स्थापना हुई थी। तो इसका राइट आंसर 1, 2, 3 मारवाड़, मेवाड़ और बांसवाड़ा प्रजामंडल की। अगला है यहाँ पे कौन सा असंगत युग्म है? तो यहाँ पे असंगत युग्म को देखना है अपने को। ये मोहम्मदसर उत्सव ये जोधपुर में नहीं है, बाकी चंद्रभागा मेला ये झालरापाटन झालावाड़ में होता है। कजरी तीज बूंदी की प्रसिद्ध है और शीत महोत्सव माउंट आबू में मनाया जाता है। कजरी तीज, शीत महोत्सव और चंद्रभागा। अगला है कजरी तीज, इसे सातुड़ तीज भी कहा जाता है। प्रथम बार 7 हजारी के मनसब और मिर्जा राजा की उपाधि प्राप्त करने वाला आमेर का शासक कौन था? तो ये था मानसिंह। कौन? मानसिंह था, जिनको कि 7,000 का मनसब और मिर्जा राजा की उपाधि दी थी आमेर के शासक मानसिंह को। अगला है यहाँ पे मुगल मारवाड़ संघर्ष छिड़ने पर मेवाड़ के किस महाराणा ने राठौड़ों का साथ दिया? तो यहाँ पे थे कौन? राज सिंह है जो इन्होंने साथ दिया था। अगला देखते हैं, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल है। राजस्थान लोक सेवा आयोग का कार्यकाल क्या होगा? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 वर्ष या 62 वर्ष, जो भी पहले हो वो। या तो आप 6 वर्ष तक है जो राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पर रह सकते हैं, या फिर आपकी आयु है जो 62 वर्ष की पूर्ण हो चुकी है, तो 62 वर्ष की आयु पूर्ण होने के बाद में आप है जो अध्यक्ष के पद पर नहीं रह सकते। इस प्रकार से ये हो गया राजस्थान लोक सेवा आयोग के बारे में। अगला देखते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त नहीं किए जाते? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, ये जो राज्यपाल के द्वारा जो कि नियुक्त नहीं किए जाते, ये इनकी नियुक्ति है जो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राजस्थान के कैबिनेट मंत्री, राज्य पोषित विश्वविद्यालय के कुलपति और राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, इन सभी की है जो राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति की जाती है। बाकी जो ये राजस्थान उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति है जो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसने राजस्थान के मुख्यमंत्री का पद 4 बार धारित किया? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मोहनलाल सुखोड़िया, इन्होंने है जो 4 बार जो कि मुख्यमंत्री के पद पर अपना वर्चस्व दिखाया। 4 बार लगातार नहीं, अलग अलग कार्यकाल के अंतर्गत है जो ये मोहनलाल सुखोड़िया का सबसे लंबा कार्यकाल है राजस्थान के मुख्यमंत्री के पद पर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, हालांकि ये हरिदेव जोशी, भैरव सिंह शेखावत, ये भी कार्यकाल इनका 3-3 बार है, लेकिन मोहनलाल सुखोड़िया तो यहाँ पे आप अगला देख सकते हैं, भारत के संविधान के अनुसार राजस्थान की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या कितने से अधिक नहीं हो सकती? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 30 से अधिक नहीं हो सकती। कितनी? 30 से अधिक। और न्यूनतम कितनी होती है? न्यूनतम 12 होती हैं। तो ये 91वां संविधान संशोधन था 2003, उसमें ये प्रावधान किया गया कि जो ये मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की अधिकतम जो कुल संख्या है वो विधानसभा की 15% होनी चाहिए। कितनी? 15%। और तो यहाँ पे 200 राजस्थान की विधानसभा सीट है, 200 का 15% है जो 30 हो जाएगा। तो 29 और 1 यहाँ पे होंगे। मुख्यमंत्री सहित कुल 30 होते हैं, और अगर न्यूनतम देखा जाए तो 12 होते हैं।
11 मंत्री और 1 मुख्यमंत्री, इस प्रकार से। अगला देखते हैं, राजस्थान के निम्नलिखित मुख्य सचिवों में से किसका कार्यकाल सबसे कम रहा? तो एच.एम. माथुर का जो कार्यकाल है ये सबसे कम रहा था। अगला देखते हैं, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की निम्नलिखित में से किस धारा में राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति के प्रावधान का उल्लेख है? तो धारा 22 के अंतर्गत इसका उल्लेख। कौन सी? धारा 22। अगला है, निम्नलिखित में से किस शहर में पंचायत प्रशिक्षण केंद्र स्थित नहीं है? तो सिरोही में नहीं। अगला है, मित्रों आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मैं अपने चैनल पर, आप लोगों को पता होगा, एसएसटी से संबंधित जो इम्पोर्टेंट वीडियो होंगे वो भी डालने की कोशिश करूंगा, और साथ में जो ये फर्स्ट पेपर है और एसएसटी के जो पेपर हैं वो भी अपलोड करने की कोशिश करूंगा। अगर आप लोगों का प्यार और स्नेह मिलता रहा तो इसी प्रकार से वीडियो है वो आते रहेंगे। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि यह प्रश्न उठता है कि राज्य विधानसभा का कोई सदस्य भारत के संविधान के अनुच्छेद 191 के खंड 1 में वर्णित किसी निर्भरता से ग्रस्त हो गया है या नहीं, तो वह प्रश्न विधानसभा अध्यक्ष को विनिश्चय के लिए निर्देशित किया जाएगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा। और ऐसे किसी प्रश्न पर विनिश्चय करने से पहले अध्यक्ष निर्वाचन आयोग की राय लेगा और ऐसी राय के अनुसार कार्य करेगा। तो इसमें यहाँ पे इसमें दोनों कथन है जो ये असत्य माने गए। क्या है? दोनों कथन है जो असत्य है। अगला देखते हैं, भारत के संविधान के अनुच्छेद 199 के अंतर्गत दी गई धन विधेयक की परिभाषा में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो कौन सम्मिलित नहीं है? कौन सा सम्मिलित नहीं है इसमें? विधेयक जो किसी स्थानीय प्राधिकारी या निकाय द्वारा स्थानीय प्रयोजनों के लिए किसी कर के अधिरोपण, उत्साधन, परिहार, परिवर्तन या विनियमन का उपबंध करता है, ये इसके अंतर्गत नहीं आता है। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं, विधेयक जो राज्य सरकार द्वारा किसी कर के अधिरोपण, उत्साधन, परिहार, परिवर्तन या विनियमन का उपबंध करता है। विधेयक जो राज्य द्वारा धन उधार लेने के विनियमन का उपबंध करता है। विधेयक जो राज्य की संचित निधि या आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा का उपबंध करता है। तो ये है सम्मिलित हैं, लेकिन ये जो चौथा ऑप्शन है ये इसके अंतर्गत नहीं आएगा। अगला देखते हैं, राजस्थान में पंचायती राज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। तो यहाँ पे अपने को देखना है पंचायती राज के बारे में। इसमें 3 कथन दिए गए हैं, इनमें से सही विकल्प का अपने को चयन करना है। जोधपुर, भरतपुर, जयपुर, सिरोही, उदयपुर और करौली रियासतों ने पंचायतों पर कानून बनाए। तो ये तो ऑप्शन है जो सही हो जाएगा। और बीकानेर राज्य का अपना ग्राम पंचायत अधिनियम बहुत पहले 1928 में था, ये भी सही है। और 1949 में राजस्थान पंचायत अधिनियम बनाया गया और पूरे राज्य में ग्राम पंचायतों की स्थापना की गई। ये कथन असत्य हो जाएगा। इस प्रकार से इसका 1 नंबर सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान रत्न अवार्ड 2022 से सम्मानित होने वालों की सूची में सम्मिलित नहीं है? तो डी.आर. मेहता इसमें सम्मिलित नहीं है। अगला देखते हैं, राजस्थान ई व्हीकल्स पॉलिसी 2022 में अपने प्रारंभ से कितने समय तक अस्तित्व में रहेगी? तो ये रहेगी 5 वर्ष तक। देवेंद्र झाझड़िया ने अब तक पैरालंपिक में कितने पदक हासिल किए हैं? तो 3 पदक हासिल किए। अगला है, ISFR 2021 के अनुसार राजस्थान में वन का कुल कार्बन स्टॉक है तो कितना हो जाएगा? 110.77 मिलियन टन, इतना हो जाएगा यहाँ पे कार्बन स्टॉक। अगला है, दिसंबर 2021 तक राजस्थान की कुल अधिष्ठापित ऊर्जा उत्पादन क्षमता कितनी? तो 2332, यहाँ पे 23,321.40 मेगावाट। कितनी? 23,321 मेगावाट।
देखिए मित्रों, ये जो करंट के क्वेश्चन हैं, ये वापस कुछ एक क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो वापस रिपीट हो सकते हैं, उसको समझ पर आधारित होते हैं ये क्वेश्चन। इसमें से एक दो क्वेश्चन रिपीट होते हैं, हालांकि इतना करंट ज़्यादा नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी एक दो क्वेश्चन इनमें से भी पुराने जो करंट है उसमें से पूछा जा सकता है। हालांकि वैसे देखा जाए तो 12 महीना या 1 साल 1.5 साल के अंतर्गत पूछा जाता है करंट, लेकिन फिर भी देखना पड़ता है कि अपने को कहाँ तक करंट पूछा जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा खेल राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल 2022 में शामिल नहीं है? तो इसमें कौन सा नहीं था? फुटबॉल है जो इसके अंतर्गत शामिल नहीं था, बाकी वॉलीबॉल, टेनिस बॉल, क्रिकेट और खो खो इसमें शामिल थे। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस बजट में महिला निधि की घोषणा की गई थी? तो 2022-23 में। अगला है, सत्य कथन बताना है अपने को। सतत विकास लक्ष्य 17 वैश्विक लक्ष्यों का एक संग्रह है। बिल्कुल सही। यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDG, यहाँ पे कितने? 17 ग्लोबल गोल्स। भारत की राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया। सही है। और अचीवर, फ्रंट रनर, परफॉर्मर एवं एस्पिरेंट। 12 राजस्थान का एकमात्र एस्पिरेंट श्रेणी का जिला है, तो ये इसमें सत्य हो जाएंगे तीनों। अगला देखते हैं, यहाँ पे अगला यहाँ पे देखते हैं अपन, मोबाइल से वीडियो बन रहा है मित्रों, थोड़ी सी परेशानी होती है PDF को ऊपर नीचे स्क्रॉल करना। अगला राजस्थान राजीव गांधी किसान बीज उपहार योजना रबी 2022-23 के संबंध में सही कथन। तो यहाँ पे 1 नंबर कथन सही है, यह योजना राजस्थान राज्य बीज निगम द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। अगला है अपना, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद की अधिकार प्राप्त समिति का अध्यक्ष है? तो मुख्य सचिव है जो इनको अधिकार प्राप्त हैं, ये राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद। अगला है, दक्षिण अमेरिकी देशों में से कौन सा एकमात्र देश है जिसकी अटलांटिक तथा प्रशांत दोनों समुद्री तट रेखाएं पाई जाती हैं? तो कोलंबिया हो जाएगा यहाँ पे, कोलंबिया। फेरल के नियम के अनुसार ग्रहीय पवनें सर्वाधिक विक्षेपित होती हैं, तो कहाँ पे होती हैं? ध्रुवों के पास है जो सर्वाधिक होती हैं। कहाँ पे? ध्रुवों के पास, यहाँ पे ग्रहीय पवनें है जो सर्वाधिक विक्षेपित होती है यहाँ पे। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से कारक जलवायु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी हैं? तो यहाँ पे कौन हो जाएगा? चौर धब्बे, अल नीनो और ला नीनो और बाह्य अंतरिक्ष परिघटनाएं, ये है जो जलवायु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी हैं। बाकी बाह्य अंतरिक्ष परिघटना भी शामिल है इसमें। अल नीनो, ला नीनो, सौर धब्बे, अनाच्छादन, ये इसके अंतर्गत नहीं आता। अगला है, 2021 में निम्न में से किस महाद्वीप की जनसंख्या सबसे कम है? तो दक्षिण अमेरिका की सबसे कम है। अगला है, विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2020 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों की जनसंख्या लगभग कितनी है? तो यहाँ पे हो जाएगी 281 मिलियन। अगला देखते हैं, हिमालय चोटियों का निम्न में से कौन सा एक दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम है? तो यहाँ पे हो जाएगा पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख और काराकोरम। कहाँ से कहाँ? कौन सा एक दक्षिण से उत्तर की ओर, ये ऐसे नीचे से ऊपर की ओर है जो देखना है अपने को। नीचे से ऊपर की ओर सबसे पहले यहाँ पे पीर पंजाल, फिर जास्कर, फिर आपकी लद्दाख और फिर है जो काराकोरम। क्या? काराकोरम। इस प्रकार से ये है। इसकी एक ट्रिक है, आपको पता होगा, कालजा पीर। क्या है? कालजा पीर, कालजा पीर, कालजा पीर छोटी, ये नीचे से ऊपर की ओर है और ऊपर से नीचे की ओर देखा जाए तो कालजा पीर, इस प्रकार से। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान दक्षिण पश्चिमी मानसून से सबसे पहले वर्षा प्राप्त करता है? तो ये हो जाएगा कौन सा? अगरतला। अगरतला जो स्थान है, ये दक्षिण पश्चिम जो मानसून है
इस साइड आता है। ये यहाँ पे अगरतला जो कि सबसे पहले मानसून वर्षा प्राप्त करता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलती हैं? तो कौन सी हो जाएगी यहाँ पे? कावेरी नदी है जो ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलती हैं। मित्रों, आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं अपने चैनल पर सभी जो आए हुए पेपर हैं उनकी सीरीज़ है वो लाऊंगा, तो आप चैनल से जुड़ सकते हैं। अगला देखते हैं अपन, समुद्र तल से 500 से 1330 मीटर की ऊंचाई वाले पश्चिमी घाट के पश्चिमी भाग में पाए जाते हैं। कौन से वन पाए जाते हैं? तो यहाँ पे उष्ण कटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन पाए जाते हैं। कौन से? 500 से 1370 मीटर की ऊंचाई पर पश्चिमी घाट। कौन सा पश्चिमी घाट कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडिया के जो इधर जो आप देख सकते हैं केरल और जो ये दक्षिण का जो क्षेत्र है, यहाँ पे जो है ये पश्चिमी घाट है। यहाँ जो स्थान है यहाँ पे है जो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। ये पश्चिमी घाट हो जाएगा। इधर है जो पूर्वी घाट हो जाएगा। इसको पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सह्याद्री। अगला देखते हैं, 31 मार्च 2021 तक निम्न में से किस राज्य की पवन ऊर्जा क्षमता सर्वाधिक थी? तो ये गुजरात की हो जाएगी। किसकी? गुजरात की। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग 8 प्रमुख उद्योगों के मासिक सूचकांक के निर्माण में शामिल नहीं है? तो कपड़ा उद्योग इसके अंतर्गत शामिल नहीं है। बाकी उर्वरक, प्राकृतिक गैस और कच्चा तेल ये इसके अंतर्गत शामिल हैं। मित्रों, जो ये इस एग्ज़ाम के अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं ये वापस इनमें से रिपीट होंगे। अगर ये वाले क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं लेकिन इनसे जुड़े हुए भी क्वेश्चन है वो वापस रिपीट होंगे। जो ये टॉपिक पूछे गए हैं इन टॉपिकों को ही ज़्यादातर अपने को फोकस करना है कि इनके जो आसपास का जो क्वेश्चन बनता है वही अपने को इस वीडियो में जो कि इस आने वाले पेपर में है जो देखने को मिलेंगे वो वाले क्वेश्चन। अगला है, किस देश ने अप्रैल नवंबर 2021 के दौरान भारत के शीर्ष 10 निर्यात गंतव्यों में मलेशिया को प्रतिस्थापित कर स्थान बनाया? तो ये बेल्जियम हो जाएगा। कौन सा? बेल्जियम। अगला देखते हैं, भारत के विदेशी व्यापार से संबंधित निम्न कथनों पर ध्यान दीजिए। तो ये सभी करंट के क्वेश्चन है मित्रों। अप्रैल नवंबर 2021 में संयुक्त राज्य अमेरिका शीर्ष निर्यात गंतव्य देश रहा और 2020-21 में सर्वाधिक निर्यात वस्तुएं पेट्रोलियम उत्पादन रही। तो ये दोनों कथन है जो सत्य हैं। अगला है, विदेश नीति से संबंधित भी है और करंट से भी संबंधित ये क्वेश्चन है। भारत में केंद्र सरकार किसी सिफारिशों के आधार पर 22 अनिवार्य कृषि फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निश्चित करती हैं? तो कृषि लागत व कीमत आयोग के आधार पर। अगला है, यहाँ पे भारत सरकार के द्वारा अक्टूबर 2021 में अधिसूचित 7 PM मित्र पार्क का संबंध है। तो ये किससे हैं? वस्त्र उद्योगों के विकास से संबंधित है ये 7 PM मित्र पार्क। अगला, भारत शासन अधिनियम 1919 के प्रावधान के अंतर्गत विधानसभा में गैर निर्वाचित सरकारी सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो ये थी यहाँ पे 26। ये जो मित्रों आपको पता होगा 1919 का जो अधिनियम है और एक जो 1935 का जो अधिनियम है, इन अधिनियमों में से क्वेश्चन बनता है। 1-2 क्वेश्चन तो पक्के हैं, इसलिए ये जो टॉपिक है इसको पूरी तरीके से कवर करना पड़ेगा। अगला है, भारत सरकार अधिनियम 1935, ये आ गया वापस 19 में से पूछ गया और ये 1935 से संबंधित है कि किस अनुसूची में 3 सूचियाँ थी जिसमें केंद्र तथा प्रांतों के मध्य शक्तियों के विभाजन का प्रावधान था? तो ये अनुसूची कौन सी थी? 7वीं अनुसूची थी। ये 7वीं अनुसूची में है जो केंद्र और प्रांतों के मध्य जो शक्तियों का विभाजन है वो दिया गया था। अभी वर्तमान में भी 7वीं अनुसूची ही है। अगला है, गांधी ने हरिजन यात्रा कब आरंभ की? तो हरिजन यात्रा है जो 7 नवंबर 1993 को। अगला देते हैं, मौलिक कर्तव्यों को सिखाने संबंधी के सुझावों को कार्यान्वित करने वाली समिति के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? तो ये थे जस्टिस JS वर्मा। देखिए मित्रों, इसमें से अगर आप लोगों को लगता है कि इसमें ये नहीं ये होगा तो आप लोग ज़रूर कमेंट में बता सकते हैं कि इसका आंसर ये होगा। हालांकि पूर्णतः इसमें सावधानी है।
अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सा भारत के संविधान में 42वें संशोधन द्वारा अंतः स्थापित नहीं किया गया? तो कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे आप देख सकते हैं, भारत के प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य होगा कि वह हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे। फिर राज्य देश की पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास करेगा। और आगे देखते हैं, राज्य ये सुनिश्चित करेगा कि विधिक तंत्र इस प्रकार काम करे कि समान अवसर के आधार पर न्याय सुलभ हो। ये तीनों तो हैं, लेकिन ये जो राज्य सहकारी समितियों के स्वैच्छिक निर्माण के प्रोत्साहन का प्रयास करेगा, ये इसके अंतर्गत नहीं आता है। अगला देखते हैं, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में ये उल्लेखित है कि राष्ट्रपति अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा? तो ये हो जाएगा 59(2) में ये कहा गया है। किसमें? 59(2) में। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राजनीतिक दल शब्दावली का उल्लेख है? 75(1) ख के अंतर्गत। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, ये डीपली पूछे जा रहे हैं। कितना डीप क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपको पता होगा यहाँ पे। हालांकि पहले पेपर का लेवल बहुत इजी होता था, लेकिन जैसे जैसे जो कि परीक्षार्थियों का जो एक पढ़ने का जो ढंग है वो बढ़ता जा रहा है, उसी प्रकार से पेपर का लेवल भी बढ़ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अगला क्वेश्चन, कार्यकाल का सही आरोही कालानुक्रमिक क्रम कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा, पहले कौन सा हो जाएगा? वीपी सिंह, फिर हो जाएगा चंद्रशेखर, ठीक है, फिर हो जाएगा पीवी नरसिम्हा राव, फिर हो जाएगा यहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी, फिर हो जाएंगे HD देवगौड़ा, फिर हो जाएंगे आपके इंद्र कुमार गुजराल। ये आरोही कालानुक्रमिक क्रम है यहाँ पे। अगला देखते हैं, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ये दबाव समूह वाला है टॉपिक में से क्वेश्चन है। बहुजन समाज पार्टी, यहाँ पे एक तरफ राजनीतिक दल है और दूसरी तरफ स्थापना वर्ष। तो यहाँ पे हो जाएगा बहुजन समाज पार्टी, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1984। फिर आपका द्रविड़ मुनेत्र कड़गम 1949। और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, इसका हो गया था यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्क्सवादी 1967। और जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ये 1939। इस प्रकार से इनका स्थापना वर्ष इस प्रकार है। बसपा आप देख सकते हैं 1984। और द्रविड़ मुनेत्र कड़गम DMK यहाँ पे 1949। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI मार्क्सवादी है ये 1967। और जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस इसकी है 1939। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री FICCI की स्थापना किस वर्ष की गई? FICCI एक जो संघ है, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1927 में की गई थी। FICCI फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसकी स्थापना है जो 1927 में की गई। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, इसके संस्थापक MN रॉय नहीं है। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शरद पवार, PA संगमा और तारिक अनवर। अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी हो जाएगी। और नेशनल पीपुल्स पार्टी के पूर्ण अजितोक संगमा, PA संगमा, नेशनल पीपुल्स पार्टी NPP। अगला देखते हैं, UN शांति अभियान के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सही हैं? तो यहाँ पे अपने को देखना है कौन सा कथन है जो सही दिए गए हैं, वो देखने हैं। तो इसमें ये सभी कथन है जो सही है। 29 मई को अंतर्राष्ट्रीय UN शांति अभियान दिवस के रूप में मनाया जाता है। UN चार्टर का अध्याय 6 है, विवादों के शांतिपूर्ण समाधान से संबंधित हैं। UN चार्टर के अध्याय
साथ में शांति के उल्लंघन और आक्रामकता संबंधी कार्यों पर कार्रवाई संबंधित प्रावधान है और यूएन चार्टर में शांति अभियान का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं। तो ये सभी कथन है जो सही है। देखिए मित्रों, किस प्रकार से जो आरपीएससी क्वेश्चन बनाती है, बिल्कुल जो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन बनते हैं। जो टॉपिक सिलेबस में है उसी से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वैश्वीकरण की विशेषताएं हैं? तो यहाँ पे ये तीनों हैं जो वैश्वीकरण की विशेषताएं: विप्रादेशिकरण, उपभोक्तावाद और एकरूपतावाद। अगला देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक अस्थायी सदस्य के रूप में भारत के 2 साल के कार्यकाल 2021-22 का समग्र उद्देश्य नॉर्म्स की उपलब्धि है, जिसका अर्थ क्या है? नॉर्म्स की फुल फॉर्म क्या है? न्यू ओरिएंटेशन एंड रिफॉर्मेशन इन मल्टी लेवल सिक्योरिटीज। इसका NORMS नॉर्म्स की फुल फॉर्म क्या है? न्यू ओरिएंटेशन एंड रिफॉर्मेशन इन मल्टी लेवल सिक्योरिटीज। इसका फुल फॉर्म माने गई। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक अस्थायी सदस्य के रूप में भारत के 2 साल के कार्यकाल का समग्र उद्देश्य नॉर्म्स की उपलब्धि है। तो नॉर्म्स की फुल फॉर्म ये पूछी गई। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने सिंधु जल समझौता 1960 पर हस्ताक्षर किए? जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अयूब खान ने है जो सिंधु जल जो समझौता हुआ था उस पर हस्ताक्षर किए थे। अगला देखते हैं। निम्नलिखित अरावली पर्वत शिखरें हैं। इन शिखरों को ऊंचाई के अनुसार घटते क्रम में क्रमबद्ध करना है अपने को। तो यहाँ पे घटते क्रम में बताना है अपने को। सबसे ऊपर आप देख सकते हैं गुरु शिखर। गुरु के बाद में आपको पता है शेर, फिर आपका दिलवाड़ा, फिर हो जाएगा अचलगढ़ और उसके बाद में हो जाएगा कुंभलगढ़। इस प्रकार से ये हो जाएगा। गुरु का दिल, गुरु का दिल, गुरु से दिल जरा, अच्छा कुंभा। इस प्रकार से इसकी ट्रिक हो जाएगी। गुरु से दिल, गुरु से दिल, अच्छा कुंभा। इस प्रकार से ये हो जाएगी। गुरु से दिल, अच्छा कुंभा। गुरु शिखर, फिर शेर, फिर दिलवाड़ा, फिर असलगढ़, फिर हो जाएगी आपकी कौन सी? कुंभलगढ़। अगला देखते हैं। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? तो ये राजस्थान का जो दक्षिण का जो पार्ट है, दक्षिण पूर्वी जो पठारी हैं, वहाँ पे औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? 80 से 120। कितनी हो जाएगी? 80 से 120 सेंटीमीटर के मध्य होती है यहाँ पे। अगला है। राजस्थान की निम्नलिखित नदियों को उनकी सहायक नदियों से सम्मिलित कीजिए। तो यहाँ पे चंबल की सहायक नदी कौन सी हो जाएगी? चंबल की सहायक नदी हो जाएगी सिवान और परवन। और माही की सहायक नदी हो जाएगी यहाँ पे अनास और साप। साबरमती की सहायक नदी हो जाएगी वाकल और हथमती। और बनास की सहायक हो जाएगी कौन सी? खारी और बांडी। इस प्रकार से चंबल की सहायक सिवान और परवन, माही की अनास, साबरमती की हो जाएगी वाकल हथमती और बनास की खारी और बांडी। इस प्रकार से इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला है। 2011 की जनगणना के अनुसार 90% से अधिक राजस्थान की कुल जनजातीय जनसंख्या में शामिल हैं। तो मीणा और भील कौन है? मीणा और भील है जो ये 90% से अधिक राजस्थान की कुल जनजातीय जनसंख्या में शामिल है। अगला देखते हैं। शुष्क सागवान वन के लिए सबसे उपयुक्त जिला कौन सा है? तो बांसवाड़ा हो जाएगा। नीचे का जो बांसवाड़ा है दक्षिण राजस्थान का, वहाँ पे शुष्क सागवान के वन पाए जाते हैं। डूंगरपुर बांसवाड़ा वहाँ पे। अगला है। राजस्थान राज्य के पशुपालन विभाग द्वारा गोवंश प्रजनन हेतु गोपाल कार्यक्रम राज्य के 10 दक्षिण पूर्वी जिलों में किस वर्ष में आरंभ हुआ? तो ये हुआ था 1990-91। अगला देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार
राजस्थान के शहरी क्षेत्रों में महिला साक्षरता दर कितनी है? तो 70.73% है। काफ़ी लंबा वीडियो हो गया मित्रों। अगर आप लोगों को लगे कि इसकी स्पीड कम है तो आप स्पीड को बढ़ा करके भी देख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। अगर इन क्वेश्चनों को आपने देख लिया तो लगभग वापस रिपीट होने की पूरी संभावना है। लोको तथा कैरीज वर्कशॉप अवस्थित हैं, तो ये कहाँ पे है? अजमेर। लोको तथा कैरीज। अगला निम्नलिखित में से राजस्थान के अफीम उत्पादक जिले कौन से हो जाएंगे? तो यहाँ पे चित्तौड़गढ़ और झालावाड़ जो जिले हैं यहाँ पे अफीम का उत्पादन किया जाता है। अगला राजस्थान के ग्रामीण पर्यटन स्थलों को उनके संबंधित प्रदेशों से सम्मिलित कीजिए। तो यहाँ पे अपने को सम्मिलित करना है इस प्रकार से। मेवाड़ में कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे हल्दी घाटी, मैनाल। और हाड़ौती में हो जाएगा आपका कौन सा? रामेश्वर महादेव और चित्ताबाड़ी। फिर हो जाएगा मारवाड़ में आपका ओसिया और किराड़ू मंदिर। शेखावटी में हो जाएगा ताल चप्पर और जीण माता। ताल चप्पर चूरू, जीण माता सीकर। ओसिया जोधपुर, किराड़ू बाड़मेर। हल्दी घाटी राजसमंद उदयपुर। यहाँ पे आप देख सकते हैं रामेश्वर महादेव और सीताबाड़ी शेखावाटी क्षेत्र। अगला देखते हैं, प्रतिहारों की सभी शाखाओं में से सबसे प्राचीन शाखा कौन सी है? तो मंडोर शाखा सबसे प्राचीन शाखा मानी जाती है। आहार के उत्खनन का कार्य सर्वप्रथम 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास के नेतृत्व में आरंभ हुआ। अजमेर की स्थापना के पूर्व सोहानों की राजधानी सांबर थी। अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर के किस राजपूत वंश का अंत कर दिया? तो सोनगरा सोहान वंश का। अगला देखते हैं, अपनी सामाजिक विकास की प्रक्रिया में बालक समूह बनाता है, वह अवस्था कौन सी हो जाएगी? किशोरावस्था। प्राणी के वांछित व्यवहारों के लिए पुनर्बलन महत्वपूर्ण है, ये निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक से संबंधित हैं? तो पीएफ स्किनर। अगला, अधिगम धीरे धीरे होता है न कि अंतर्दृष्टि युक्त, ये निम्नलिखित में से किस मनोविज्ञान से संबंधित हैं? तो E.L. थॉर्नडाइक। क्या अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम के प्रवर्तक कौन हो जाएंगे? तो यहाँ पे कोहलर हो जाएंगे। व्यक्तित्व का 16 व्यक्तित्व कारक सिद्धांत देने वाले कैटल। जुंग के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकार अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। मनोविज्ञान के ये क्वेश्चन है मित्रों, साइकोलॉजी के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वापस रिपीट होने की पूरी संभावना रहती है। इनमें से ही क्वेश्चन बनते हैं वापस। थेमेटिक एप्रेप्रेशन परीक्षण जो कि TAT है, ये प्रक्षेपी परीक्षण है। कैसा है? प्रक्षेपी। E.L. थॉर्नडाइक ने बुद्धि के जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया वह कौन सा था? तो बहुकारक सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था। द्विकारक समूह स्पीयरमैन। अगला है, बुद्धि मापन के लिए बुद्धि लब्धि शब्द का प्रयोग स्टर्न ने किया था। यदि बालक की वास्तविक आयु 12 वर्ष 6 माह तथा मानसिक आयु 18 वर्ष है तो टर्मन के अनुसार उसकी बुद्धिमत्ता का स्तर क्या होगा? तो ये हो जाएगा प्रतिभाशाली। अगला, यदि कोई बालक अपने निष्पादन में श्रेष्ठता को प्राप्त करना चाहता है तब उसमें कौन सा अभिप्रेरणात्मक बल कार्य करता है? तो उपलब्धि अभिप्रेरणा। अगला देखते हैं, अभिप्रेरणा की प्रक्रिया का आरंभ होता है तो आवश्यकताओं से होता है। कक्षा 8 के बालक को निम्न में से किस मुख्य विशेषता के आधार पर प्रतिभाशाली कहेंगे? तो उच्च बुद्धि लब्धि के आधार पर। निम्न में से कौन सा मनोवैज्ञानिक रूप से व्यक्तिगत भिन्नता का आधार है? तो बौद्धिक भिन्नता। किसी वस्तु घटना पर ध्यान देने और उससे पसंद करने का गुण अभिरुचि कहलाता है। अभिक्षमता के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये भावात्मक पक्ष से संबंधित हैं, ये गलत हो जाएगा। ये एक जन्मजात है, ये एक विशिष्ट योग्यता है, ये भावी सफलताओं की ओर संकेत करती है अभिक्षमता। अगला है, शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? तो शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों के मनोवैज्ञानिक आयामों का अध्ययन है, ये सबसे उपयुक्त परिभाषा है ये। अगला, निम्नलिखित में से शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति को दर्शाने वाला सर्वाधिक सही उत्तर कौन सा है? अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान, अप्लाइड साइकोलॉजी। अगला है, व्यवहार में मात्रात्मक परिवर्तन वृद्धि है। क्या है? वृद्धि कैसे है? मात्रात्मक हो जाएगी। कौन सी? मात्रात्मक जो है वो वृद्धि हो जाएगी। अगला है, वृद्धि के संबंध में कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो वृद्धि के कारण कार्य क्षमता में परिवर्तन होता है।
ये इसके अंतर्गत सही नहीं है। बाकी वृद्धि मात्रात्मक परिवर्तन है, वृद्धि परिपक्वता के बाद रुक जाती है, सामान्यतया वृद्धि विकास में योगदान देती है, पर हमेशा नहीं। ये ज़रूरी नहीं कि हमेशा विकास में योगदान दे। अगला देखते हैं अपन यहाँ पे कितने, तो ये कंप्लीट हो गए अपने 100 क्वेश्चन। यहाँ पे इस प्रकार से जो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, साइकोलॉजी के 20 क्वेश्चन और साथ में जो 80 क्वेश्चन हमने देखे जीके से रिलेटेड। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना मित्रों। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मित्रों। तो ये था एक पेपर जो 2022-23 में ये परीक्षा हुई थी, उसका ये पेपर है। इसी प्रकार से मैं अपने चैनल पर है जो पेपर अपलोड करने की कोशिश करूँगा, तो आप अपने चैनल से जुड़े रहिएगा और अपने दोस्तों को भी जोड़े रहिए। तो ये था पेपर। मिलते हैं मित्रों एक नेक्स्ट और किसी वीडियो के साथ में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।